इस आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की तो बहुजन समाज पार्टी फिर चुप नहीं बैठने वाली है। नरेंद्र मोदी का चुप रहना ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। इस देश को वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे की हम चर्चा करते हैं और आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में एक रैली करके अपनी ताकत का इजहार किया है और एक बार फिर बीएसपी उत्तर प्रदेश में मुख्य धारा की लड़ाई में ताल ठोकती नजर आ रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कमबैक की स्थिति में है और क्या बिहार चुनाव के बहाने मायावती ने आज का शक्ति प्रदर्शन लखनऊ में करके बिहार के चुनाव के लिए कुछ नए संकेत दिए हैं और क्या बीएसपी अपने पुराने समीकरणों के माध्यम से फिर से उत्तर प्रदेश में कमबैक की स्थिति में है और क्या बिहार में भी बीएसपी कुछ करिश्मा कर पाएगी और क्या मायावती का करिश्मा उत्तर प्रदेश में इस बार कुछ काम कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर ही मायावती चलेंगी या मायावती अपना कोई फार्मूला बदलेंगी? क्योंकि इस वक्त मायावती जो कुछ भी कर रही हैं ये उनके खास सलाहकारों को भी नहीं पता कि इस वक्त किस पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर मायावती काम कर रही हैं। संगठन की कमान खुद मायावती देख रही हैं, सारा कामकाज भी उन्होंने पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले रखा है। यहाँ तक कि अपने खास सिपह सालारों को भी अपनी रणनीति का खुलासा नहीं कर रही हैं। तो आखिर मायावती की पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 2012 में सत्ता से बाहर हुई थी, आखिर क्या तैयारी कर रही है? क्योंकि 20% वोट शेयर मायावती की पार्टी को लोकसभा के चुनाव में मिले थे, लिहाजा इस पार्टी को कम करके नहीं आंका जा सकता। यानी उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में बीएसपी अपनी बड़ी भूमिका के साथ मैदान में आ सकती है, लेकिन रणनीति क्या होगी ये अभी किसी को नहीं पता। इसका खुलासा सिर्फ मायावती ही कर सकती हैं। तो क्या कुछ चल रहा है मायावती के मन में और क्या क्या आज बातें कही मायावती ने, आइए पहले वो देख लेते हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। इस आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की तो बहुजन समाज पार्टी फिर चुप नहीं बैठने वाली है। नरेंद्र मोदी का चुप रहना ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। इस देश को वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। दरअसल क्या कुछ मायावती के मन में चल रहा है और क्या कुछ बातें हैं, ये देखने वाली बात होगी। और मेरे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए चार खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं कि क्या मायावती कमबैक कर पाएंगी। मेरे साथ बहुत जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट और क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर ए के वर्मा, जिन्होंने अभी हाल ही में कई आर्टिकल्स इस तरह के लिखे हैं जो बीएसपी के कमबैक की कहानी कहते हैं। मेरे साथ विशेष तौर पर कानपुर से डॉक्टर ए के वर्मा जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हेमंत तिवारी मेरे साथ जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार में मंत्री नावेद सिद्दीकी मेरे साथ मौजूद हैं और यूपी में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। डॉक्टर ए के वर्मा, सबसे पहले तो मैं आपसे ही शुरू करना चाहूंगा। आपने एक आर्टिकल लिखा है कि कैन मायावती कम बैक इन यूपी। आखिर क्या आधार आपको लगता है कि मायावती उत्तर प्रदेश में अपनी वापसी कर सकती हैं और क्या समीकरणों पर मायावती इस वक्त काम कर रही हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर वर्मा कि इस वक्त मायावती किस पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत काम कर रही हैं ये अभी किसी को नहीं पता। मुझे लगता है शायद उनके बहुत विश्वस्त लोगों को भी नहीं पता। तो कैसे आकलन करते हैं कि मायावती यूपी में क्या कर पाएंगी? नहीं, देखिए, मायावती यूपी की बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी रही हैं और इसलिए उनके बारे में आकलन करना, विश्लेषण करना हम जैसे छात्रों का काम है। जाहिर है कि उन तक पहुंच तो हो नहीं पाती है, न वो अपने किसी इस प्रकार के मंसूबों को उजागर करती हैं। काफ़ी वो चतुर राजनीतिज्ञ मैं उनको मानता हूँ इस मामले में। लेकिन दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है कि मायावती उत्तर प्रदेश में किसी खास रणनीति के तहत ज़रूर उतर रही होंगी 2017 में, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि 2014 का जो चुनाव हुआ उस 2014 के चुनाव में भी उन्होंने एक खास रणनीति अपनाई थी और ऐसा लगा हम लोगों को विश्लेषण करने में कि जैसे उन्होंने बहुजन समाज के या दलित मतों का हस्तांतरण
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया, क्योंकि जितने प्रतिशत वोट, लगभग 36% दलित वोट बीएसपी से कटे, लगभग उतने ही प्रतिशत वोट जो है बीजेपी के खाते में चले गए। तो ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। तो उनका एक उद्देश्य था 2014 के चुनाव में, जो उन्होंने पूरा किया। लेकिन अब प्रश्न उनके सामने बड़ा गंभीर है कि जो दलित मायावती से कट के 2014 के चुनावों में बीजेपी के खाते में चला गया है, क्या उस दलित को मायावती 2017 के चुनाव में अपने पाले में ला सकती हैं, और लाया जाए तो कैसे लाया जाए? क्योंकि बीजेपी भी बड़ी शिद्दत के साथ ये कोशिश कर रही होगी कि वो समावेशी राजनीति की भी एक पहल की है उन्होंने, राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे भी, कि सबका साथ सबका विकास। तो वो ये चाहते हैं कि जो उनके खाते में दलित आ गए हैं वो किसी तरीके से मायावती खाते में न जाने चाहे। तो मायावती के लिए ये बहुत कठिन रणनीति है कि उन दलितों को वो कैसे अपने पाले में लाएं, वो ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अब एक बहुत अहम मुद्दा ये हो गया है कि बहुत समय तक हमने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या अस्मिता की राजनीति की हुई है, मायावती ने भी की हुई है और मुलायम सिंह यादव ने भी की हुई है। दोनों पार्टियां ये अस्मिता की राजनीति इन्होंने काफी समय से 1989 से की हुई है। लेकिन इधर विकास का मुद्दा जो है राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रादेशिक स्तर पे भी बड़ी शिद्दत के साथ उठ रहा है, और हमारी वर्तमान सरकार भी केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही विकास के मुद्दे पे बहुत फोकस्ड हैं। तो अब इसमें मायावती को स्पेस ढूंढना पड़ेगा कि क्या वो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को विकास के मुद्दे से हटा के क्या वो पुनः उसको अस्मिता की राजनीति में ला सकती हैं कि नहीं ला सकती, क्योंकि अब किसी की अस्मिता की राजनीति में उतनी दिलचस्पी नहीं है, सब लोग विकास की राजनीति चाहते हैं। तो इन दोनों चीजों को, कि दलितों को अपने पाले में कैसे लाया जाए जी, और कैसे किस तरीके से विकास को हटा के, और वक्ता मौजूद है। मैं नेक्स्ट राउंड में आता हूं आपके पास डॉक्टर वर्मा जी, मैं नेक्स्ट राउंड में आता हूं। विजय बहादुर पाठक, मायावती ने आज जिस तरह से लखनऊ में रैली की और बिहार में भी जिस तरह से आज मायावती गरजी हैं, आपको चिंता करनी चाहिए? ब्रजेश जी, वर्मा जी को राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आपने बैठाया है, और जो बातें उन्होंने कही है आप उन पैरामीटर्स पर जाइए, और वो बात झलकी भी आज जब मायावती जी अपने लोगों को संबोधित कर रही थी, तो मुझको लगता है कि आपने तो और आपके चैनल ने बहुत रैलियां कवर की है। पहली बार उन्होंने भीड़ का जिक्र किया कि पंचायत चुनाव है, ये परिस्थितियां हैं, और आज जो बसपा से उम्मीद थी जितनी भीड़ की, उस मानक और उस अपेक्षा में सामान्य तौर पर उनके बारे में यह है कि वो जो भी कॉल देती हैं उनकी अच्छी भीड़ होती है, पर जो मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार उतनी नहीं थी जिसका उन्होंने जिक्र किया कि इतनी विशाल भीड़ और पंचायत चुनाव, बाकी सारे एक जिक्र। दूसरी सीधा हमला बोला कि आप सीबीआई के जरिए उनको दबाव में लेना चाहते हैं। बात उन्होंने सीधे कहा कि पिछड़ों और दलितों, आपका भी जब ट्वीट चल रहा था तो मैं भी आपके ट्वीट को देख रहा था, उन्होंने कहा कि पिछड़े और दलितों को भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ठीक बात है, वो ये मैंने इसीलिए कहा ना कि वर्मा जी की बात से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, यह घबराहट है कि जो एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी की ओर गया है, जिसको भारतीय जनता पार्टी सजोने का काम कर रही है, और उसको उनको वापस लाना है, ये डिस्परेशन उनके ने दिखा। स्वाभाविक है, वो अपने दल की मुखिया है और अपने दल का विस्तार करना है। लेकिन जब आपके लिए 1 मिनट, नावेद सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी आपके लिए चुनौती है या मायावती विधानसभा के चुनाव में आने वाले में? देखिए ब्रिजेश भाई, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि अच्छा, पूरा सफाया कर देंगे? बिल्कुल सफाया कर देंगे। इसलिए कर देंगे क्योंकि हम विकास को लेकर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने बहुत विकास किया है 3.5 साल में, और लगातार हम कर रहे हैं। और एक अच्छे एथलीट की तरह, जब एक अच्छा एथलीट जब रेस में दौड़ता है तो वो सामने की तरफ देखता है, अपने लक्ष्य की तरफ देखता है। अगर वो दाएं देखेगा कि कौन हमारे करीब आ रहा है, या बाएं की तरफ देखेगा कि इधर कौन हमारे करीब आ रहा है या कौन पीछे है, तो अपनी रेस वो हार जाएगा। तो इसीलिए लक्ष्य की तरफ हम समाजवादी पार्टी लोग, समाजवादी धारा हम लोग के सामने रहती है, और सामने देखते हैं कि क्या हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, किसानों को पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त सारी चीजें, दवाएं, इस सारी चीजें हम लोग देने में। कहती हैं कि यूपी में लैंड ऑर्डर नहीं है। देखिए, उनके पास आदरणीय हमारी जो बुआ जी हैं, बुआ जी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारे पिताजी कहते हैं बहन जी की सरकार थी, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि वो हमेशा जब भी आपके सामने, जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, हमेशा आपने देखा होगा 2-3 चीजें उसमें खास रहती हैं उनकी स्क्रिप्ट में। और उनकी स्क्रिप्ट में एक पहली चीज जो खास रहती है वो ये कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में, दूसरी चीज रहती है कि गुंडागर्दी
समाजवादी पार्टी के गुंडे, ये अल्फाज वो हमेशा इस्तेमाल करती हैं, जबकि हम लोग हमेशा सम्मान करते हैं। और आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी भी उनको आदरणीय बुआ जी ही मैं आ जाऊंगा, फिर ये सम्मान की राजनीति पर फिर बात कर लूंगा। हेमंत तिवारी, आप बहुत लंबे समय तक आपने बीएसपी को कवर किया है, मायावती की भी कार्यशैली आपने बहुत नजदीक से देखी है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती कोई चमत्कार फिर से कर पाएंगी? देखिए, मायावती की यूपी की सियासत में खुसूसियत रही है जो इस बात को लेकर के रही है कि उन्होंने कुछ करिश्माई काम किए हैं। मतलब जब लोग सोच नहीं सकते थे कि मायावती थंपिंग मेजॉरिटी से आएंगी, तो वो आई, उन्होंने प्रयोग किया। लेकिन यहाँ परिस्थितियां बदल गई हैं। वर्मा जी का आकलन में देख रहा था, निश्चित रूप से यह विषय आज जो आपके डिबेट का है, ये उत्तर प्रदेश की सियासत का शायद आज की तारीख का सबसे बड़ा विषय है। और इस विषय पर क्या सम्यक उपसंहार होगा, इसकी प्रत्याशा पूरे प्रदेश को है। दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो देखिए, 2012 में एंटी इनकम्बेंसी का शायद जितना बड़ा झटका मायावती को लगा, उन्होंने सोचा नहीं था। सारे प्रयोग जो पिछले थे वो दोबारा पैमाने पे दुरुस्त नहीं आए। 2014 में महाशून्य मिला। महाशून्य मिलना ही शायद सबसे बड़ा निराशाजनक पक्ष नहीं था। सबसे ज्यादा हताशा की बात मायावती की ये थी, जैसा कि वर्मा जी ने जिक्र किया, वेस्टर्न यूपी से जो शुरू हुआ उनका जो मुकम्मल वोट बैंक है, उसमें जो टूट, जिसको उन्होंने कहा कि ये वोट उधर हस्तांतरित हो गया, ऐसा नहीं है। परिस्थितियां ऐसी बनी थी ब्रजेश जी, जिसपे हम लोग दर्जन बार चर्चा कर चुके हैं कि एक मुजफ्फरनगर दंगों के बाद एक कम्युनल लाइन खिंच गई थी, जिस हिसाब पे वोट पड़ रहा था उसमें खाली एक वर्टिकल डिवीजन, एक वर्टिकल पॉलिटिकल डिवीजन हुआ, जिसको हम लोगों ने धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की संज्ञा दी। और शायद उसी का असर था कि न सिर्फ मायावती का मुकम्मल वोट बैंक जो दलित, अच्छा मुझे आप ये बताओ संक्षेप में कि क्या मायावती करिश्माई लीडर हैं? मैं निश्चित रूप से मायावती ने प्रूव किया है कि उनके भीतर कुछ करिश्मा करने की राजनीति। डॉक्टर ए के वर्मा, मेरा आपसे सीधा सवाल है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं कि 2009 में जब देश में जनरल इलेक्शंस हुए थे, 2009, 2012 में जब उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन हुए, और 2014 में जब देश में जनरल इलेक्शंस हुए, और इसको मायावती की जो सबसे बड़ी परफॉर्मेंस थी 2007 में जब वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई थी मुलायम सिंह यादव को हराकर। लगातार आप 2009 से देखिए तो बीएसपी के का जो वोट प्रतिशत है वो लगातार घट रहा है। इसकी वजह क्या है, और इसमें मायावती कौन सा समीकरण जोड़ेंगी जब उनको 2017 में इसका फायदा अगर मिलना हो तो? डॉक्टर वर्मा, देखिए ऐसा है कि वोट प्रतिशत घट रहा है, ये तो एक तथ्य है, तो उससे कोई विवाद है नहीं। वोट प्रतिशत तो घट ही रहा है। प्रश्न ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? वोट प्रतिशत अगर घट रहा है तो क्यों घट रहा है? क्या मायावती का वोट बैंक या दलित मतदाता उनसे छिटक रहा है? प्रश्न ये है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मायावती ने जो 2007 में जो सोशल इंजीनियरिंग किया था, उस सोशल इंजीनियरिंग में उन्होंने दो सामाजिक वर्गों को जोड़ा था, जो कि समाज के सबसे ऊपरी सतह पे माने जाते हैं ब्राह्मण, और जो समाज के सबसे निचले सतह पे माने जाते हैं दलित। और इस प्रकार से उन्होंने एक सैंडविच कोलिशन बनाया था उस पूरे 2007 के चुनाव में। और इतना ही नहीं कि वो उन्होंने ब्राह्मण और दलितों को जोड़ा था, बल्कि समाज, अगर आप 2007 के आंकड़े देखें तो समाज का कोई ऐसा वर्ग, ऐसी जाति नहीं थी जिसमें 2007 में बहुजन समाज पार्टी के वोटों में इजाफा न हुआ हो। दुर्भाग्य ये रहा कि 206 सीटें जीतकर और एक प्रकार से पहली बार बहुत समय के बाद बहुमत की सरकार बना के मायावती जी आई जरूर, लेकिन उन्होंने इस अपने प्रयोग को और शिद्दत के साथ दोहराने की दिशा में कोई बहुत प्रभावी कदम नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय फलक पे ऑपरेट करने का, उनके मन में एक आकांक्षा हो गई कि हम अब राष्ट्रीय फलक पे ऑपरेट करें। उनके लिए ये बहुत अच्छा होता कि अगर वो उत्तर प्रदेश में ही रुक कर और वहीं पे अपने इस प्रयोग को दोहराती और उसको एक स्थायित्व प्रदान करती, उसको एक संस्थागत स्वरूप प्रदान करती, तो शायद उनकी सोशल इंजीनियरिंग का आज कुछ चरित्र और उसका रूप कुछ दूसरा होता, और तब शायद वो राष्ट्रीय स्तर पे ज्यादा प्रभावी हो पाती। तो एक गलती तो मायावती जी से ये हो गई कि उन्होंने अपनी सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को बहुत ही 2007 के बाद उतनी मजबूती के साथ दोहराने की कोशिश नहीं की। दूसरी जो मायावती जी से मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी गलती हो गई कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात कर दी। उत्तर प्रदेश के लोग देखिए, उत्तर प्रदेश में नाना प्रकार के लोग रहते हैं। कोई एक उत्तर प्रदेश का
होमोजीनियस कैरेक्टर नहीं है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को इस बात में बहुत गर्व महसूस होता है कि हम पूरे देश की राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं और हम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संसद में सदस्य भेजते हैं। Correct. अब उत्तराखंड हमसे पहले ही Dr. कर चुका है, I do agree 5 with you. सांसद हम पहले ही लूज कर चुके हैं। लेकिन अब हम कटना नहीं चाहते, अब उत्तर प्रदेश का कोई भी क्षेत्र उत्तर प्रदेश से छिटकना नहीं चाहता है। वहां अस्मिता की कोई राजनीति नहीं है, वहां कोई जन आंदोलन नहीं है और बिना किसी जन आंदोलन के और बिना किसी मांग के मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांट के और चौथे भाग का एक छोटा सा टुकड़ा उत्तर प्रदेश के रूप में अवशिष्ट करने की कोशिश की, जिसको उत्तर प्रदेश के लोगों ने संभवतः लाइक नहीं किया। तो उन्होंने लोगों की नब्ज नहीं पकड़ी और यह भी उनके साथ एक गलती हो गई। तो जो एड-ऑन्स थे कि मायावती जी केवल ब्राह्मण और दलित के बलबूते नहीं जीती, बल्कि वो एड-ऑन्स के बलबूते जीती। तो जैसा कि आपने प्रश्न किया कि अगर वो दलितों को और ब्राह्मणों को फिर सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से जोड़ती हैं तो उतने से ही काम चलने वाला नहीं है। उनको समाज के अन्य वर्गों को भी, एड-ऑन्स को भी अपने साथ लाना पड़ेगा, तब जाके उनकी सोशल। डॉक्टर वर्मा, मैं अगले राउंड में आपके पास कुछ नए सवाल के साथ आऊंगा। विजय बहादुर पाठक, मायावती का ये बहुत स्पष्ट आरोप है, विजय बहादुर पाठक, मायावती का ये बहुत स्पष्ट आरोप है कि सीबीआई के जरिए आप उनको घेरना चाहते हैं, उनको दबाव में लेना चाहते हैं ताकि बिहार और उत्तर प्रदेश में आप माइलेज ले सकें। लेकिन मायावती ने यह भी कहा है कि सीबीआई के जरिए कोई उनको दबा या धमका नहीं सकता है। अब ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात मैं कहूंगा, आदरणीय मुलायम सिंह जी भी किसी तरह की कुर्बानी को तैयार हैं और आज मायावती जी ने भी जो संकेत दिया उसमें कहा कि किसी तरह की कुर्बानी को तैयार हैं। आखिर ऐसा काम ही क्यों किया कि सीबीआई से डरना पड़े? मैं कोई समाजवादी पार्टी की केंद्र में सरकार तो है नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने उन पत्थरों को, उन घोटालों को जिक्र किया और जो अब जो स्थितियां आई हैं सारी फाइलें दबी हैं, चाहे नसीमुद्दीन की ले लीजिए, चाहे नेता प्रतिपक्ष की ले लीजिए, चाहे जो घोटालों। 4 साल बाद आपको मायावती की सीबीआई को कैसे याद आई? बहुजन समाज 4 साल तक क्यों नहीं याद आई सीबीआई को? समाजवादी पार्टी ने कहा मायावती से पूछताछ होनी चाहिए, क्यों न माने कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हो? तो जो बातें सीबीआई जांच कर रही है और आप जानते हैं कि कितना बड़ा घोटाला था, इन्वेस्टिगेशन। मुझे एक चीज बताइए कि 4 साल तक सीबीआई को यह याद क्यों नहीं आया कि मायावती से एनआरएचएम के तहत पूछताछ करनी है? 4 साल बाद, 4 साल आपकी सरकार है, लेकिन सीबीआई ऐसा, यू विल हैव टू गिव आंसर, आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। से डरना पड़े 4 साल बाद, ऐसा काम क्यों? 4 साल बाद क्यों याद आई? तो उनको देना पड़ेगा। जब बिहार में चुनाव सिर पर हैं, अचानक से आप मायावती घर टीम भेज के पूछताछ करते हैं। का बंटवारा किया और जो सवाल सीबीआई पूछ रहे उसका उत्तर दे, फिर उन्हें डरने की क्या जरूरत है जब उनकी कोई गलती नहीं है? तो आप ऐसे क्या सीबीआई का दुरुपयोग करते रहेंगे? आपका कोई हक है क्या? ये हम सीबीआई का क्यों इस्तेमाल करेंगे? लेकिन ऐसा काम क्यों किया कि सीबीआई से डरना पड़े? यह भी तो ध्यान रखिए। जिस तरह से घपले घोटाले किए, यहाँ तो बहुजन समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी से पैसे दे रही है, चुनाव लड़े थे तो कहा कि घोटालों की जांच कराएंगे, आयोग बनाएंगे, मौन होगा उस पर। तो मिलीजुली कुश्ती है, वो तो सब दिख रही है। नावेद सिद्दीकी जी, क्या सीबीआई का दुरुपयोग करके मायावती को और आपकी पार्टी को कोई घेरने की प्लानिंग है बीजेपी की? देखिए, बिल्कुल जो बात अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे वो कहीं ना कहीं से बिल्कुल हमें लगता है साफ कि जो मायावती जी को घेरने की बात है या कहीं ना कहीं सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल ये सारी चीजें एक होमवर्क के तहत हम कहेंगे की जा रही हैं और ये 17 का होमवर्क है जिसकी ये तैयारी कर रहे हैं। इनको मालूम है कि इनका प्रिपरेशन जरा कमजोर हो गया है, क्योंकि जो वादे ये करके आए थे कि हम अच्छे दिन लेके आएंगे, तो अच्छे दिन इंसान के तो नहीं आए, अच्छे दिन पार्टी के आ गए, अच्छे दिन उन नेताओं के आ गए, अच्छे दिन उन सांसदों के आ गए जो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की छवि भी खराब कर रहे हैं। तो ये उन लोगों के अच्छे दिन है, आदमी के ये जनता के अच्छे दिन नहीं है, ये हिंदुस्तान मुल्क के अच्छे दिन नहीं है। तो ये ख्वाब दिखाकर ये आए थे। तो अब ये आज जो सीबीआई जिनके ऊपर भेज रहे हैं, अच्छा, अगर मायावती ये बात कहती है कि लैंड ऑर्डर खराब है यूपी का, क्या गलत कहती है? आप सीबीआई से डर रहे हैं तो फिर इनकी बात तो माननी चाहिए। इनका चरित्र इसी से देख लीजिए कि ये उन्हीं के ऊपर यादव सिंह में ऐसा क्या किया इन्होंने कि सीबीआई से डर रहे हैं? ये ब्रजेश जी इनका चरित्र देखिए, स्वीकार किया कि ये सीबीआई भेज के उनको डरा रहे हैं ये, और किससे कह रहे हैं? आप क्यों डर रहे हैं सीबीआई भेज के? उन्हीं के ऊपर सीबीआई भेज रहे हैं। एक जमाने में जो इनकी बहन हुआ करती थी, ऐसा काम किया कि राखी बांध हेमंत तिवारी नहीं, हेमंत तिवारी रक्षाबंधन आपकी बहन हुआ करती थी एक मैं नेक्स्ट राउंड में आऊंगा, नेक्स्ट राउंड में आऊंगा। हेमंत तिवारी तो राजनीति में अब आप भी मुलायम
भी मुलायम डोंट सिंह को वेस्ट नेताजी टाइम, कहते हैं। हमारे आप पास एक सम्मान एक सेकंड करते हैं, महत्वपूर्ण हम है। मुलायम सिंह का नो, सम्मान करते हैं। विजय बहादुर, पहले दिन से मुलायम सिंह जी आपको नसीहत दे रहे हैं। नावेद, नो, विजय बहादुर, विजय बहादुर, जस्ट सेकंड, हम उनको बोलना होगा तो बहन जी कहेंगे, और मुलायम सिंह को कहना होगा तो नावेद पिताजी कहेंगे। सिद्दीकी, नावेद सिद्दीकी, मर्यादाओं का पालन करते हैं। पवित्र त्योहार रक्षा आप लोग वक्त मत बर्बाद कीजिए। और राखी 1 मिनट, हेमंत तिवारी, हेमंत तिवारी, आप मुझे 1 मिनट, अरे महान हैव नेता पेशेंस, महान नेता ले रहे हैं से पैसे दे तब तो सवाल करें आप आप। वक्त मत बर्बाद कीजिए। 1 मिनट है नावेद, 1 मिनट। हेमंत, मायावती आखिर ऐसी क्या रणनीति पर गुपचुप काम कर रही है, कुछ आपको आइडिया है? क्योंकि ये मान लेना कि मायावती शांत होकर बैठी होंगी, पुराने फार्मूले पे काम कर रही होंगी, या सिर्फ वो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही होंगी, तो मुझे लगता तो नहीं, क्योंकि मायावती हैं बहुत स्ट्रेटजिस्ट, बहुत ही रणनीतिकार हैं, और जातियों को कॉम्बिनेशन में सी इज एक्सपर्ट, तो शांत तो बैठी नहीं होंगी। तो मायावती क्या गुपचुप रणनीति बना रही हैं ताकि वो उत्तर प्रदेश में की सत्ता में समाजवादी पार्टी को चुनौती दे सकें? देखिए ब्रजेश जी, यह बात तो उनके सबसे नजदीकी नेताओं तक को नहीं मालूम है, वो अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करती हैं, लेकिन मायावती ने थोड़ी चूकें उनसे कई हुई हैं। जैसे अभी वर्मा जी बता रहे थे, 2007 में एक नया, उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया सोशल इंजीनियरिंग का, लेकिन गड़बड़ी कहां हुई? 2007 से 2009 के शुरुआत तक उन्होंने सरकार को प्रो अपर कास्ट चलाया। उसके बाद जब लगा ज्यादा गलती हो गई है तो प्रो दलित सरकार चली गई। तो प्रो अपर कास्ट और प्रो दलित का संतुलन बनाने में कुछ ऐसा जातीय असंतुलन हो गया जिसको शायद अभी तक मायावती जी दुरुस्त नहीं कर पाई, और शायद इसी का नतीजा था। मैंने क्या कहा? क्या पुराना फार्मूला दोहराएंगे? जी, पुराना फार्मूला फिट कैसे बैठ पाएगा? पुराना फार्मूला फिट कैसे बैठे? शायद मायावती इसी उधेड़ बुन में लगी होंगी, लेकिन वक्त जो गुजर जाता है वो शायद बहुत जरूरी नहीं कि अच्छा वक्त आ लौट कर आता जाए। नहीं। एक और बड़ी बात बता दूं आपको ब्रजेश जी, जो मेरे समझ में आ रहा है, कुछ और कमियां हुई। जैसे आपको पता है कि 2014 में आपके वेस्टर्न यूपी से लेकर ईस्टर्न यूपी तक दलित वोट भाजपा के पाले में गए, काफी अच्छे खासे परसेंट, और उसके बाद आप बाई इलेक्शन लड़ती नहीं है। बाई इलेक्शन में आपके दलित वोट बैंक जो मुकम्मल वोट बैंक है, उन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष वोट दिया। आप कैसे लाओगे? पहले अपना घर बचाने। डॉक्टर ए.के. वर्मा, मैं आता हूं, हेमंत में आता हूं। डॉक्टर ए.के. वर्मा, मायावती आखिर ऐसी किस रणनीति पर काम करें कि उत्तर प्रदेश में वो कोई चमत्कारिक प्रदर्शन कर सकें? क्या मायावती के पास ब्राह्मण और मुसलमानों का कुछ समर्थन हासिल है, या इस रणनीति पे काम कर रहे हैं कि इस बार दलित, मुसलमान और ब्राह्मण का गठजोड़ मायावती तैयार कर रही है? कुछ इस तरह के समीकरण पे काम कर रही है क्या मायावती? देखिए, इसकी कोई व्यक्तिगत जानकारी तो मुझे नहीं है कि वो ऐसा कर रही हैं लेकिन जहाँ तक विश्लेषण का सवाल है, एक छात्र के रूप में हम लोग विश्लेषण करते हैं इन चीज़ों का, तो मुझे लगता है कि वो उनकी रणनीति में 3 तत्व दिखाई दे रहे हैं कि वो कैसे उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़ें। पहला तत्व जो उनकी रणनीति में मुझे दिखाई देता है, वो ये दिखाई देता है कि सीबीआई ने जो उनको इंटरोगेट किया, तो इस इंटरोगेशन को वो अपने पक्ष में एक प्रकार से मोबिलाइजेशन के लिए प्रयोग करना चाहती हैं, और ये दिखाना चाहती हैं कि एक महिला और एक दलित महिला होने के नाते सीबीआई के दुरुपयोग से उनके साथ कुछ अत्याचार किया जा रहा है। इस प्रकार का प्रचार करके वो दलितों का एक प्रकार से सिंपैथी गेन करना चाहती हैं, या आम आदमी का सिंपैथी गेन करना चाहती हैं। पहली रणनीति तो उनकी दलितों से और लोगों से जुड़ने की ये है। दूसरी रणनीति उनके बिहार के प्रचार में है कि बिहार में अगर आप पिछले 3 चुनावों का रिकॉर्ड देखें तो आपको लगेगा कि 2009 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें एक भी सीट नहीं जीती, 2010 का जो चुनाव हुआ एक भी सीट नहीं जीती, 2014 का चुनाव हुआ एक भी सीट नहीं देखी, और वोटों के प्रतिशत में भी लगातार बिहार में गिरावट हुई है। तो और सीटें सभी लड़ी जाती हैं। 239 सीटें लड़ी गई थी पिछले बार बीएसपी के द्वारा, इस बार भी मेरे ख्याल से सभी सीटों पे चुनाव लड़े जा रहे हैं बीएसपी के द्वारा। तो इसका रणनीति का इसका ये मतलब नहीं कि हम वहां सीटें जीतना चाहते हैं। मुझे लगता है कि रणनीति का ये एक हिस्सा है कि मायावती के द्वारा दलितों का जो मोबिलाइजेशन बिहार में होगा उससे थोड़ा मीडिया अटेंशन मिलेगा, उनको उत्तर प्रदेश के दलितों से जुड़ने का मौका मिलेगा, लोगों से जुड़ने का मौका। तो बिहार में प्रचार करके वो पुनः उत्तर प्रदेश में अपनी एक भूमि तैयार कर रही है। और अंतिम और तीसरा उनका जो रणनीति है वो है कि रिजर्वेशन के मुद्दे पे, आरक्षण के मुद्दे पे जो अभी पिछले दिनों कुछ विवाद हुआ था, उस आरक्षण के मुद्दे पे कुछ बहुत ही प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव एटीट्यूड अपना के मायावती अपने को पुनः स्थापित करना चाहती हैं, क्योंकि संवैधानिक स्थिति ये है कि बहुत उसमें
गुंजाइश है इस बात की कि उस पर विचार विमर्श किया जा सके। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी बराबर ये कहता रहा है कि बहुत बहुत आरक्षण के धन्यवाद मुद्दे का डॉक्टर ए के रिव्यू वर्मा। होना मेरे पास चाहिए। वक्त की बहुत कमी है, इस बहस को हम फिर कभी किसी और दिन आगे भी आयोजित करेंगे। मेरे पास वक्त का बहुत अभाव है। डॉक्टर ए के वर्मा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में आपने अपना वक्त दिया, अपने विचार मेरे साथ व्यक्त किए लाइव टेलीविजन डिबेट में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ए के वर्मा। विजय बहादुर पाठक, नावेद सिद्दीकी और हेमंत तिवारी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बीएसपी की इस बहस में, इस तरह के टेलीविजन बहसों में नहीं आता है, हालांकि हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, लेकिन बीएसपी की तरफ से कोई पार्टिसिपेट इस तरह के डिबेट में नहीं करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती को कम करके आंकने वालों शायद कोई सियासी भूल कर रहे हैं, क्योंकि मायावती इस तरह की रणनीतिकार हैं कि जब वो अपनी रणनीति के साथ मैदान में आती हैं तब शायद दूसरों को मौका नहीं मिलता है। तो मेरे साथ आज डिबेट में बस इतना ही। इस बहस को आप दोबारा से रात 11:30 पर फिर से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।